नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 11 लेकर के आया हूं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उसको अच्छे से डिस्कस करता हूं और मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और ये जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो सी टेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। अन्य एग्जामों में भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी ये सीरीज़ दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इमारतें और चित्र तथा किताबें। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटे से बच्चे की कहानी दी गई है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करता हूँ। मारुतमास जो है, मारुतमास और लौह स्तंभ के बारे में। मारुतमास आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने लाया। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आता है कुतुब मीनार और लौह स्तंभ। तो कुतुब मीनार और लौह स्तंभ के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसाम कभी नहीं भूल सकता। तो मारुतसाम की कहानी है दोस्तों। मारुतसाम जो इस कहानी को लिखता है तो उसके बारे में देखेंगे। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि अपने इस अनुभव को मारुतसाम कभी नहीं भूल सकता। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मारुतसाम और लौह स्तंभ। तो मारुतसाम है जो जिसकी कहानी है और लौह स्तंभ के बारे में ये लिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, धातु विज्ञान क्या होता है। धातु विज्ञान प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्वविद खुदाई ने, जो पुरातत्वविद होते हैं दोस्तों, जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तो देखो दोस्तों, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी थी और इन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्यात करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढकवा जैसे लोहा यहाँ पर पाए जाते थे। तो देखो दोस्तों, जो हड़प्पावासी थे, ये हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे। हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे और वहीं उनके उत्तराधिकारी जो थे दोस्तों, उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट। आगे देखते हैं दोस्तों लौह स्तंभ। लौह स्तंभ के बारे में आप इस इमेज को देखो। ये लौह स्तंभ है और ये कहाँ पर है दोस्तों? महरौली दिल्ली। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो दोस्तों कहा है कुतुब मीनार के परिसर में है और ये दिल्ली में जो कुतुब मीनार है दोस्तों, तो वही महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन इसका देखो 3 टन से भी अधिक है। तो वजन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, 3 टन से भी अधिक ज़्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। तो इसके बारे में देखो दोस्तों क्या क्या जानकारी मिलती है। ये कुतुब मीनार के परिसर में है और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। वजन इसका 3 टन से भी अधिक है और इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर गुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो मुख्यतः गुप्त वंश, जिसको अध्याय 10 में आपने पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। देखो दोस्तों, इतने वर्षों के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। अगर यहाँ पे जो चंद्र लिखा है दोस्तों, अगर चंद्र की बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो वो चंद्रगुप्त परिवार के थे और वो जो है दोस्तों
किससे वो रखते थे? गुप्त वंश के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं दोस्तों, ईंटों तथा पत्थरों की इमारतें। ईंटों तथा पत्थरों की इमारतें से क्या क्या बनते थे? हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ ऐसे स्तूप बनाए गए हैं जिन स्तूपों से हमारे जो पुराने शिल्पकार थे उनकी जो कुशलता थी वो देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोले तो कभी लंबे, कभी बड़े या छोटे हुआ करते थे। देखो, स्तूप जो हुआ करते थे दोस्तों, उनके आकार अलग अलग हुआ करते थे, जैसे इसमें बताया गया है, कभी गोला या लंबे तो कभी बड़े या छोटे हो जाते थे। उन सब में एक समानताएं पाई जाती थीं। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। तो ये दोस्तों, सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये बुद्ध के समय से ये प्रचलन हुआ और ये सबसे पहले अशोक ने बनवाया था। और उसके बाद ये बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे उनके दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीज़ों या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। तो आप इस इमेज को देखो दोस्तों, ये इमेज जो है सांची का स्तूप है और इसी तरीके से स्तूप बनाए जाते थे। और स्तूप का जो निर्माण होता था दोस्तों, उसके अंदर जो सामान रखा जाता था वो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हुआ करते थे उनके हड्डी, दांत या फिर राख रखी जाती थी दोस्तों। इस स्तूप के बीचों बीच में एक डिब्बा रखा जाता था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी। तो आप इस स्तूप को देखो दोस्तों, ये सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के सांची में दोस्तों स्थित है। ऊपर सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है। तो देखो दोस्तों, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि संभवतः अशोक बनवाते थे, तो इस समय जो इसमें ईंट लगे हुए थे वो संभवतः अशोक के ज़माने के बने हुए थे और अशोक ने बनवाया था उस समय के ये बने हुए हैं दोस्तों। इसमें इसे धातु मंजूषा भी कहा जाता है। इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप जो बनते थे वो धातु मंजूषा के ऊपर राख मिट्टी का टीला होता था। तो देखो दोस्तों, जो प्राथमिक स्तूप है उसमें धातु मंजूषा के ऊपर राख मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। तो देखो दोस्तों जी, अब ये जो गुंबदनुमा दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से बाद में बना दिया जाता था, उसके बाद ये ढक जाता था। प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। तो ये दोस्तों आप देख रहे हो, ये जो रेलिंग बनी हुई है कुछ वृत्ताकार पथ यही है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, जिसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? प्रदक्षिणा पद कहते थे। तो जो वृत्ताकार पथ होता था दोस्तों उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका भी कहा जाता था। तो देखो दोस्तों, ये है वेदिका, जो इसे आप प्रदक्षिणा भी कहते थे। और जब इसको रेलिंग में यहाँ पर रेलिंग बन जाती थी, चारों तरफ से घेर देते थे, तो इसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। ये दोस्तों देख रहे हो, ये है प्रवेश द्वार। इसके अंदर जाने के लिए यानी वेदिका में जाने के लिए प्रवेश द्वार होते थे। और रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। चित्र 7 पृष्ठ 107 में अमरावती को ढूंढो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। तो कहाँ पे दोस्तों? ये अमरावती की बात हो रही है। अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था। तो चलो मैं आपको इमेज में भी दिखाता हूँ दोस्तों, ये अमरावती किस जगह पर पड़ता है। तो देखो दोस्तों, इस मैप में आप देखिए अमरावती जो है इस जगह पर पड़ रहा है दोस्तों। अमरावती वही जगह है जो अभी
एक राजधानी के रूप में जिसे बना दिया गया। और जो दोस्तों जब वो अभी एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य अलग अलग हुए तो एक राज्य की राजधानी अमरावती बना दी गई दोस्तों, वही है अमरावती। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था दोस्तों अमरावती में। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। तो दोस्तों ये लगभग 2000 साल पहले की बात है जब इन शिलाओं को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र बनाए गए थे, तब की बात हो रही है। ये अमरावती की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो उस समय दोस्तों कितनी अच्छी शिल्पकारी होती थी, कितने अच्छे शिल्पकार हुआ करते थे जो गुफाओं को काट करके मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा इनको सजाते थे। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया था। तो दोस्तों देखो उस समय कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों, वहाँ पर भी आपको हिंदू धर्म के कुछ मंदिरों में शिव भगवान, विष्णु भगवान और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हो गई थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था दोस्तों वो क्या होता था? गर्भगृह होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये गर्भगृह। गर्भगृह जो है दोस्तों मंदिरों का सबसे मुख्य भाग होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह ही एक ऐसा स्थान होता था दोस्तों जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे। वो गर्भगृह ही जगह है दोस्तों जहाँ पर मंदिर के पुजारी जो होते थे उस स्थान पर अनुष्ठान किया करते थे और भक्त जो है पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता था। तो गर्भगृह जो होता था मंदिरों में दोस्तों वो पवित्र स्थान के रूप के लिए भी जाना जाता था। तो पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। तो जो ऊपर की तरफ निर्माण होता था दोस्तों मंदिरों में आपने देखा होगा शिखर बनाया जाता है ऊपर, और जिसे जो ऊंचाई तक दिखने के लिए ये बनाया जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी दोस्तों। देखो मंडप जो है मंदिरों में होता था, मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक साधारण सभागार होता था। जो मंडप होता था वो सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे दोस्तों मंडप में। चित्र 7 पृष्ठ 107 में क्या है दोस्तों? महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं महाबलीपुरम और ऐहोल को देखते हैं मैप में, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मैप में ये है महाबलीपुरम। जो आप मैप में देख रहे हो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है महाबलीपुरम। ये वो जगह है दोस्तों महाबलीपुरम का। और एक और स्थान है दोस्तों जिसको कहा गया है ऐहोल को। तो ये है ऐहोल। ये दोनों जगह देखो दोस्तों, एक ये ऐहोल कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है और महाबलीपुरम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों को देखो। अब चलो देखते हैं वहाँ पे थ्योरी पार्ट पर दोस्तों। इन शहरों के पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन मंदिरों को देखो। इन मंदिरों को किस तरीके से बनाया गया है और इन मंदिरों में क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखो बाएं इस मंदिर की बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। जो दोस्तों भीतरगांव का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। तो दोस्तों ये 1500 साल पहले की बात है। और ऊपर जो दाएं तरफ बना हुआ है दोस्तों ये मंदिर, इस इमेज को, ये महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को
तराश कर बनाया गया है। तो इसको देखो दोस्तों, कभी ये एक पहाड़ी हुआ करती थी यहाँ पर, उन पहाड़ियों को काट करके इन मंदिरों का निर्माण कर दिया गया, ना कि इन मंदिरों को बनाने के लिए पत्थर को जोड़ करके बनाया गया है। ये बहुत पहले कभी एक बहुत बड़ी पहाड़ी हुआ करती थी, उन पहाड़ियों को काट करके इन मंदिरों का निर्माण कर दिया गया। तो देखो दोस्तों, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इन मंदिरों को तराशने के लिए और कितना समय लगा होगा। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया, क्योंकि एक ही पहाड़ी से ये बने हुए हैं। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, सूची को बनाओ। यहाँ पर दाएं ऐहोल का दुर्ग मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। तो दोस्तों, ये ऐहोल का मंदिर है जो 1400 साल पहले बनाया गया होगा, जिसके बारे में अभी आपने इमेज में भी देखा। तो ऐहोल दोस्तों वो जगह है जो कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो स्तूप के बारे में तो दोस्तों अभी आपने देखा, सांची का स्तूप कौन बनवाया था और क्यों बनता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होते थे, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि जो राजा रानी होते थे दोस्तों, उनके पास बहुत धन होता था, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मजदूर भी मिल जाते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, यानी बड़े बड़े पत्थरों को वहां पर पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम होता था। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से इन्हें बनाया जाता था। जैसे आप देख रहे हो, ये एक आपको मठ दिख रहा है दोस्तों। इस मठ को पत्थरों को काट करके बनाया गया है। तो देखो दोस्तों, बाएं उड़ीसा का जैन मठ है दोस्तों, ये उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर, आप कह सकते हो काट करके, इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। तो ये जो कमरे बने हुए हैं दोस्तों, जिन कमरों को आप देख रहे हो, 2 मंजिला इमारत दिख रही है, ये बहुत पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी। इन पहाड़ी को काट करके इसे एक भवन बना दिया गया दोस्तों। और इसमें जो कमरे दिख रहे हैं, इसमें जो बौद्ध भिक्षु जैन भिक्षु हुआ करते थे, वो इसमें रहा करते थे। नीचे दोस्तों, नीचे की तरफ आप इस इमेज को देखो, इस इमेज के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारी है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी। तो यहाँ पर जो ये इमेज है दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लोग किस तरीके से पत्थरों को तराशते थे और ईंटों की या पत्थरों की खुदाई किया करते थे। यहाँ पर यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे देखते हैं कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी देते थे। बिल्कुल दोस्तों, राजा रानी ही देते थे, क्योंकि राजा के पास उतना पैसा हुआ करता था कि वो दे सकते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश तोरण यानी प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया गया। उनकी सजावट तो देखो दोस्तों, जो सांची का द्वार बना हुआ है, ये जो है, जो वहाँ पर लोग आते थे वो लेकर के आते हैं, और सांची का जो स्तूप है वो उनको सजाने के लिए
यहाँ पर श्रमिक जो होते थे वो बनाते थे। उनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर गुदे हुए आपको मिल जाएंगे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजाने का योगदान दिया है दोस्तों। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। चित्रकला क्या होती थी और चित्रकला किस तरीके से की जाती थी। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए। तो देखो दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं बनाई गई थी वो ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे जिसमें वो लोग रह सकते थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं दोस्तों। तो देखो कितनी अच्छे वहाँ पर रंग का इस्तेमाल किया गया होगा कि 1500 साल बीत गए लेकिन आज भी उनके रंग आज भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करो। तो देखो दोस्तों, एक तो ये चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पर और एक ये चित्रकारी आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। ये दोनों चित्रकारी अजंता की गुफा के हैं दोस्तों और कितने आकर्षक लग रहे हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों चित्र को देखो, दोनों चित्र में क्या चीज़ अच्छी दिख रही है और कैसे बनाया गया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो सांची स्तूप का जो प्रवेश द्वार बनाया गया था दोस्तों, वो जो वहाँ के श्रमिक थे, श्रमिक संघ जो था वो हाथी दांत का काम जो करते थे, उनका जो श्रमिक संघ था उन्होंने इस द्वार को, सांची के प्रवेश द्वार को अलंकृत किया था दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश तोरण को बनवाने का खर्च दिया था। तो इनके द्वारा जो सांची स्तूप का द्वार बना है उसका खर्च जो है दोस्तों हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। अगले चैप्टर में फिर मैं आपसे मिलूंगा तो उस चैप्टर में दोस्तों पढ़ेंगे पुस्तकों की दुनिया के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर ब्रेक करता हूं। अब मैं आपको मिलूंगा, आपसे मुलाकात दोस्तों अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद।